friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is causes of disease, among which we will be discussing fundamental causes today. But before we move on, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. फंडामेंटल कॉज, इसकी हम डेफिनेशन देखें तो द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीज और क्रोनिक डिजीज प्रॉपर इज नोन एज फंडामेंटल कॉज। तो कोई भी ऐसा कॉज, कोई भी ऐसा रीजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल क्रोनिक डिजीज के डेवलपमेंट में, मतलब क्रोनिक डिजीज के पीछे अगर कोई सोल रीजन प्रेजेंट है, कोई सोल कॉज प्रेजेंट है, तो हम उसे कहते हैं फंडामेंटल कॉज। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फंडामेंटल कॉज इज इक्वल टू कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू नेचुरल क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज प्रॉपर इन ह्यूमन बींग्स इक्वल्स टू मियाज्मेटिक कॉज। फंडामेंटल कॉज को कई बार मियाज्मेटिक कॉज भी कहते हैं। मियाज्मेटिक कॉज क्या होता है? कोई भी ऐसा कॉज जो कि कोई मियाज्म हो, जैसे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन मियाज्म, एक पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा, वो आपको आई लिंक पे मिल जाएगी। आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। मूविंग ऑन टू द थेरापेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल कॉज, Hahnemann has clarity pointed out that the fundamental causes are responsible for the development of each and every type of chronic disease known as civilization। तो डॉक्टर हैनेमन जो है वो कहते हैं कि किसी भी क्रोनिक डिजीज के पीछे एक फंडामेंटल कॉज, एक फंडामेंटल रीजन रिस्पॉन्सिबल है जो कि एक मियाज्म है और उसे हम फंडामेंटल कॉज कहते हैं, और इस चीज को उन्होंने सिविलाइजेशन कहा है। इट इज ओनली असेंबल्ड बाय प्रॉपर होम्योपैथिक एंटी-मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट। और अगर हमें उस कॉज को, उस रीजन को रिमूव करना है, तो क्योंकि जो फंडामेंटल कॉज है उसको मियाज्मेटिक कॉज भी कहा गया है, तो एक मियाज्मेटिक कॉज को रिमूव करने के लिए हमें एक एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम समझने के लिए। अ पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर एवरी टाइम ही इज एक्सपोज्ड टू ड्राई कोल्ड विंड एंड एवरी टाइम हिज सिम्टम्स इंडिकेट एकोनाइट। तो क्या होता है, एक पर्सन है जो कि फीवर से सफर करता है, कब? जब भी वो ड्राई कोल्ड विंड के संपर्क में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मटीरिया मेडिका ध्यान से पढ़ी होगी तो एकोनाइट में ये सिम्टम है कि ड्राई कोल्ड विंड जब भी एक्सपोजर होता है उसे, तो फीवर आ जाता है। तो ये सिम्टम किस मेडिसिन को इंडिकेट कर रहे हैं? एकोनाइट को, विच रिलीज हिम इमीडिएटली। और वो एकोनाइट जब भी वो लेता है उसे रिलीफ मिल जाता है। बट यहाँ पे देखिए इमीडिएटली लिखा है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उसे फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम इमीडिएटली एकोनाइट काम कर जाती है, उसे रिलीफ मिल जाता है। बट अगेन ही सफर्स, और वो फिर से सफर करता है। फ्रेंड्स, जो मियाज्म है, अगर मियाज्म किसी भी डिजीज के पीछे प्रेजेंट हो, तो मियाज्म जो डॉक्टर हैनेमन ने फाइंड आउट किया था, वो इसी बात पे, इसी पॉइंट की वजह से उसकी डिस्कवरी हुई थी, आप कह सकते हैं, कि जो डिजीज थी उसकी रिकरेंस, मतलब बार बार उसके अकर होने के पीछे एक रीजन, और उस रीजन को डॉक्टर हैनेमन ने नाम दिया मियाज्म का। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बट अगेन ही सफर्स। उसको ये फीवर वाली प्रॉब्लम टाइम बीइंग के लिए तो एकोनाइट से सही हो जा रही है, लेकिन वो फिर से सफर कर रहा है। This tendency to take cold and production of particular set of symptom will not be cured by this acute remedy। तो ये बात इससे बहुत ही क्लियर हो जाती है कि जो ये acute remedy है, एकोनाइट जो हमारी acute remedy है, उससे ये केस क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योर नहीं हो पा रहा है। Here the cause is सोरा। तो अगर हम इस केस की स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि इसके पीछे जो मियाज्म प्रेजेंट है, जो मियाज्मेटिक कॉज प्रेजेंट है, वो है सोरा, एंड ही रिक्वायर्स एंटीसोरिक मेडिसिन
like sulfur and any other similar antisoric medicine for permanent cure. तो हम सबको पता चलेगा कि उसे एक एंटीसोरिक मेडिसिन की जरूरत है जो कि सल्फर या कोई और मेडिसिन एंटीसोरिक मेडिसिन का हम यूज कर सकते हैं परमानेंट क्योर के लिए। ठीक है, तो इस केस से हमने क्या समझा कि एक पर्सन था जिसको फीवर की प्रॉब्लम हो रही थी, उसे एकोनाइट से इमीडिएटली आराम मिल जा रहा था। जब भी उसको फीवर आ रहा था वो कब आ रहा था, तो ड्राई कोल्ड विंड के एक्सपोजर से आ रहा था और उसको एकोनाइट से टाइम बिंग के लिए रिलीफ मिल जा रहा था। पर इस जो प्रॉब्लम थी इसकी रिकरेंस हो रही थी, तो इस केस की जब स्टडी की गई तो इसके पीछे जो मियाज्म हमें पता चला वो सोरा था। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन सोरा, आप उसे देखिएगा, वो आपको आई लिंक पे मिल जाएगा। आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। आप समझ पाएंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं एक सोरिक पेशेंट के। तो यहाँ पे फिर उसे क्या किया गया, उसकी जो मियाज्म पता चला वो सोरा था, तो फिर हमने उसे एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया। या तो हम सल्फर यूज कर सकते हैं या फिर कोई और सिमिलर एंटीसोरिक मेडिसिन जिसका सिम्टम उस केस से या फिर उस इंडिविजुअल से मिल रहा हो, जो कि फिर इवेंचुअली दैट विल लीड टू द परमानेंट क्योर। तो जब हम एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट करेंगे दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्योरिंग द केस, और वो केस को अच्छे से ट्रीट कर देगा, क्योर कर देगा। हाउ टू फाइंड आउट फंडामेंटल कॉज। अब फंडामेंटल कॉज क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, थेरापेटिक इंपॉर्टेंस तो हमने देख ली, पर कोई कॉज फंडामेंटल कॉज है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फंडामेंटल कॉज की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं या किस किस चीज से फंडामेंटल कॉज या मियाज्म जो है वो रिलेटेड है। तो सबसे पहले फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन पे, बिहेवियर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है फंडामेंटल कॉज। नेक्स्ट है इज हिज एज, वो किस एज का है उस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मियाज्म जो होता है वो एज पे डिपेंडेंट है। मतलब कई बार बच्चों के मियाज्म अलग होते हैं, एडल्ट्स में अलग होते हैं, वो सब हमको इंडिविजुअलिटी पूरे केस को अच्छे से स्टडी करके उसके बाद ही पता चलता है। नेक्स्ट है मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, कोई भी मॉरल या फिर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, उसका ऑक्यूपेशन, हिज मोड ऑफ लिविंग, डाइट एंड हैबिट, उसकी जो डाइट्स एंड हैबिट है, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस जो उसके हैं, सेक्सुअल फंक्शंस एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है फंडामेंटल कॉज। मतलब इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास अच्छे से है तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो किस मियाज्म का है। आगे क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट में कई चीजें आती हैं, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, वो अभी किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है, पास्ट हिस्ट्री, उसको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी अभी की प्रॉब्लम है उसके पीछे कोई और पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हो, कोई और डिजीज प्रेजेंट हो जिसका सप्रेशन हो गया हो और वो दूसरी डिजीज का उसने फॉर्म ले लिया हो। तो पास्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हेरिडिटी में ट्रांसफर होती हैं। तो इन सारी डिजीजेस का पता करने के लिए हमें फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है। तो फंडामेंटल कॉज का हम पता कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स पता होनी चाहिए पेशेंट के बारे में, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी डाइट कैसी है, उसके सेक्सुअल फंक्शंस कैसे हैं, और उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री जानना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So friends, this was all about today's lecture. I hope I have made everyone understand. अगर आपको फंडामेंटल कॉज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।